जय हिंद। देखिए, आप लोगों ने आशा करता हूँ कि फॉर्म डाल दिया होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का। आपको पता है इस बार सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। पैटर्न 80 क्वेश्चन और 60 मिनट दी 160 मतलब 160 नंबर रहेगा और उसके लिए 60 मिनट दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन के लिए 160 नंबर का रहेगा टोटल। पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। बात करूँ तो 4 विषय जो आपकी मेन है सामान्यतः, वो है जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, सब 20-20 नंबर की। तो हम क्या कर रहे हैं कि हिंदी जो है ना, हिंदी की क्लास बाई क्लास आपको एमसीक्यू के रूप में पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटे नहीं। ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है। प्लेलिस्ट में आप जाके हिंदी की सभी क्लासेस देख सकते हैं, साथ में मैथ, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट की सभी क्लासेस देख सकते हैं क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी की क्लास नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक। नेक्स्ट है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो याद रखना, वर्णमाला जो है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे का खा गा खा, ये क्या है आपका वर्ण है, और वर्णमाला जो है आपकी वो हो जाती है पूरी कक्का की जितनी भी है, का से लेके ज्ञ तक। ठीक। अब इसके बाद बात करता हूँ कि निम्न में से अगला क्वेश्चन है कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं। तो ये जो पहला देखो, पहले हमने सबसे पहले सामान्य परिचय हिंदी के देखे थे क्लास 2 में, और क्लास 2 में हम देख रहे हैं वर्णमाला के संबंधित। ठीक है, तो निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं क्वेश्चन था। तो इसमें से बताना है कंठ। अब देखो, कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है जो कंठ से निकलती हैं। कंठ मतलब गला से। तो का खा, इसमें से जो का खा है ना, ये कंठ ध्वनि है। का खा बोल के देखो, का खा। अगर अपने कंठ यानी गले को छुओगे ना, तो का खा वहाँ पे कंपन होगा। ठीक है, तो का खा कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अब मूर्धन्य व्यंजन कौन सा, देखो इसके लिए जितनी भी हिंदी के टॉपिक है यहाँ मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, और जल्द ही आपको हिंदी का मैं बेसिक से थ्योरी के साथ लेके आऊँगा। ठीक है, अभी आप समझ लो कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसमें से जो आपका ढा और डा है ना, ये मूर्धन्य बनने हैं। मूर्धन मतलब ये कि जब आप बोलो तो आपकी जीभ जो है ना, जैसे बोल के देखो ढा ढा, तो आपकी जीभ जो है ऊपर छूती है, किधर ऊपर। तो मूर्धन्य है, ढा ढा, है ना। मूर्छा मतलब गोल गोल घूम के जीभ घूम जाती है, तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक, इसके लिए मैं अलग से क्लास लाऊंगा, आप लोग चिंता मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से, यानी कि अल्प प्राण कौन से वर्ण है इसमें से। तो अल्प प्राण जो वर्ण है वो का और गा हैं। अब याद रखना, अल्प प्राण और महाप्राण दो चीज़ें होती है। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन और स्वर तो जानते ही हो। आ ई जो है व्यंजन है, काखा गाघा अंगा ये सब का से लेके जा तक क्या है, स्वर है, ओ सॉरी व्यंजन है। और आ ई क्या है आपकी स्वर है। ठीक है, तो वो चीज़ें अपन बेसिक में करेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू देख रहे हैं, देखो तो अल्प प्राण और महाप्राण दो चीज़ें होती हैं। तो समझ लो अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण वो होता है जो किसी भी वर्ग के, जैसे का वर्ग का पहला और तीसरा जो अक्षर है, का गा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अल्प प्राण। और दूसरा जो है जैसे खा, दूसरा हो जाता है, चौथा घा हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण जिसमें बोले में थोड़ा कम ऊर्जा लगे, अल्प प्राण जैसे का गा जल्दी जल्दी बोल दो, खा थोड़ा समय लगता है, तो ये अल्प प्राण है। और महाप्राण कौन कौन से हैं, जैसे दूसरा है गा, मैंने आपको बता दिया, खा जिसमें ज़्यादा समय लग जाए। तो इस तरह से आपको मैं बेसिक से कराऊंगा, लेकिन अभी आपको एमसीक्यू चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक से मतलब जो नसिका से बोले, नाक सिकोड़ के कहते हैं ना कि नाक से बोल रहा है कोई, नाक से गा रहा, तो नासिक के व्यंजन। देखो इसमें इयाँ जो है ना, इयाँ अब बोल के देखो बार बार इयाँ। तो इयाँ जब बोलोगे ना तो आपके नाक जो है वो करने लगेगा, कंपन करेगा, इयाँ इयाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नासिक के व्यंजन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। चलो अगला देखते हैं कि ए जो है वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए वर्ण जो है ना कंठ तालव्य कहलाते हैं। अब कंठ तालव्य क्या है, तो याद रखना, जिसमें अपन कंठ यानी गला का भी यूज करें, तालव्य मतलब तालू का यूज करें। तालू क्या होता है, तालू आपका तलवा होता है, यानी जीभ के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तालू है, तलवा। तो जब कभी आप बोल के देखोगे ई ए, तो कंठ यूज होगा, साथ में तालुब्य की तरफ बातें बढ़ेगी, तो ये कंठ तालव्य ए हो जाएगा। अगला बात करूँगा कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, आयोगवाह वर्ण केवल ये होते हैं आपके अंग और आहा। कौन से होते हैं, अंग आहा, आयोगवाह वर्ण। ठीक है ना, इसको स्वर्ण में ज़्यादा गिनती नहीं करते हैं, अंग आहा को आयोगवाह वर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का यूज है। कौन से व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन का यूज है दिल्ली में, क्योंकि दो बार दिल्ली
दिल्ली बोलते हैं ना, लाला 2 बार, तो द्वित्व व्यंजन हो गया दिल्ली। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होगे बातों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि सा खा सा हा कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो याद रखा, सा खा साहा जो है ना संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? संघर्षी, जो घर्षण होके मुंह से निकलते हैं। जैसे शा करोगे ना तो घर्षण होगा और मुंह से जीभ टकराएगी अपने होठ के पास आके सा, और आपके निकलेंगे सा हा, है ना। तो ये कौन से व्यंजन हो गए? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, चलो इसको अपन, ठीक है, अगला समझते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है ना, खा और गा हैं। कौन सी हैं? खा और गा। ये ई औ उ औ ये सब पुरानी ध्वनियाँ हैं, जबकि नवीन विकसित खा और गा हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण? अब देखो, घोष वर्ण इसमें से अम्मा है। अब समझना, दो चीज़ें हैं, एक होता है सघोष, कौन सा होता है? जिसको घोष भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अघोष। अघोष मतलब जिसकी घोषणा न की जा सके, और सघोष मतलब जिसकी घोषणा करी जा सके, घोषित करें। जैसे आप माँ बोल के देखो, माँ माँ, तो घोष वर्ण है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा एक अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका माँ है ना, माँ क्या हो जाएगा? अमानक वर्ण हो जाएगा। कौन सा? अमानक। ठीक, नेक्स्ट है का खा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का खा जा फा जो ध्वनियाँ हैं ना, ये अरबी और फारसी की हैं। आपने सुना होगा फैज़ल। फैज़ल क्या है? अरबी फारसी शब्द से बना हुआ है। फारूक, ठीक है, जैसे का से कागज़, ठीक है, गा से गज़ल। तो ये सब कौन कौन से वर्ड हैं जिससे ध्वनियाँ निकलती हैं? अरबी फारसी। ठीक है, अगला है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है, हिंदी में टोटल कितने वर्ण हैं? 52 है। कितने लेटर हैं? 52। जबकि इंग्लिश में कितने? 26 हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मूलतः, मूल की बात कर रहा हूँ। अगला है कि छा जो है, छत्री वाला छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा जो है छत्री वाला संयुक्त वर्ण के अंदर आती है, क्योंकि ये जो लिखता है ना, का प्लस छा प्लस आ, इस तरह से कुछ लिखा जाता है, इसलिए इसमें का भी जुड़ा होता है, इसलिए संयुक्त वर्ण है। कौन सा है? संयुक्त वर्ण। ठीक, नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश के शब्द जो छा है, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको पता है, ये काखा काका जिसको पता है तो सबको पता है कि का के बाद आएगा। मैंने क्या बताया? छा को संयुक्त वर्ण है, का लिखता है, फिर छा, फिर आ, है ना। शायद यही छा होगा, थोड़ा सा आप एक बार देख लेना। नहीं, का के बाद ही ये छा आता है। आई थिंक ये छा होगा, ये नहीं, ये छत्ती वाला ही, लेकिन का जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए का के बाद छा आता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला देखो कि एग्जा जो है, एग्जानी वाला है, एग्जा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो एग्जानी वाला जो एग्जा है ना, यहाँ पे जा और इया से बना है। जा और इया से किससे बना है? जा और इया से। ये वाले जा और इया क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से अगर ये हो जाएगा ना तो जा धन आ लिखना पड़ेगा, जबकि ये आधा ही जा है, आ वाला नहीं है। तो एग्जा यानी जा और यहाँ पे हलंत प्लस इया, इससे बना हुआ है। कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि अघोष वर्ण कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सघोष बताया, अब अघोष आपको बताना है। सा जो है अघोष है, क्या है? इसकी घोषणा न की जा सके, यानी कि जिसको बोलते समय ज़्यादा मुंह से स्पर्श वायु न निकले। ठीक है, अघोष है सा। ठीक, अब इसके लिए मैं आपको एक अलग से क्लास कराऊंगा, प्राण वर्ण, महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण और सघोष, अघोष और संघर्षी, इन सब के बारे में बताऊंगा आपको अलग से, आप चिंता मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है कि घा जो है घड़ी वाला को उच्चारण स्थान कौन सा? तो याद रखना, घा को अपन कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? कंठ से। किससे? कंठ से। जब इसको घा बोलोगे ना तो गले से आवाज़ आएगी। ठीक, नेक्स्ट है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जा है, एक जा है। क्यों संयुक्त व्यंजन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, ये जो है जा और धा इया से मिलके बना हुआ है। ठीक, इसलिए ये क्या है? संयुक्त है, संयुक्त रूप से। अगला है कि निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत मतलब जिसमें दांत जीभ से न टकराए है। देखो, अगर मैं ता की बात करूँ, ता, जैसे आप ता बोलोगे तो आप देखोगे ना कि आपकी जीभ जो है ना दांत के साथ टकरा रही, ता। ठीक है, ना में जीभ टकरा रही, दा में भी टकरा रही, लेकिन टा में टकरा नहीं रही, तालब में ऊपर जा रही, तो ये दंत नहीं है। दंत वही होते हैं जिसमें जीभ जो है दांत से टकराती है। ठीक, नेक्स्ट है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, जिन शब्दों के अंत में आ आएगा ना उसे बोलेंगे अकारात। क्या बोलेंगे? अकारात, अंत में आ। ठीक, अगला है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? तो अभी मैंने बताया छा वर्ण जो है का और सा, एक बार इसको करेक्ट कर लेना, वहाँ पे का धन छा अपन ने लिखा था, ये नहीं,
छा वर्ण जो बना है का धन षटकोण वाला छ से। ठीक है, अगला देखो कि हिंदी वर्णमाला से स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर है 11। कितने हैं? 11। अंग आह को स्वर में नहीं गिना जाता। अंग आह जो है ना, इनको आयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, और इनको जब निकाल दोगे तो 10 बचेगा आई, लेकिन साथ में एक ऋषि भी है ना, इसको भी स्वर के जोड़ते हैं और 11 हो जाता है कुल। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इया स्वर नहीं है, आपको पता ही है। इया काखा काका अंगा चाचा चाची इया में आता है। ठीक है, अगला है कौन सा ट वर्ग का नहीं। अब वर्ग क्या है? वर्ग यही, जैसे का वर्ग की मैं बात करूँ तो का से अंगा तक लेकर काखा काका अंगा। खा मतलब चा वर्ग की बात करूँगा चाछा जाझा इया। टा वर्ग की बात करूँगा टाठा डाढ़ा अणा। तो टाठा डाढ़ा अणा टा वर्ग होता है। तो टा वर्ग में टा ठा डा ढा अणा। घा तो का वर्ग का है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला देखें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो है ना 33 हैं, लेकिन सबको अगर जोड़ लोगे टोटल वर्णमाला स्वर और व्यंजन सबको तो 52 हो जाएंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्च स्वर है। पश्च स्वर यानी पीछे वाला स्वर। तो आ जो है पीछे वाला स्वर होता है पश्च स्वर। कैसे? देखो अगर मैं लगता हूँ दूध वाला, तो वाला में ला के साथ आ जुड़ा है कि नहीं, पश्च स्वर। ठीक, इस तरह से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक योग वाह है। तो याद रखना योग वाह जो होता है ना, योग वाह नहीं आयोग वाह होना चाहिए। ये होता है विसर्ग। विसर्ग संधि आप लोग जानते होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ महर्षि महाधन ऋषि, ये तो नहीं होगा विसर्ग, ये होगा आपका विसर्ग जो होता है ना। विसर्ग संधि में हमेशा क्या लगा रहता है? आहा वाली ये दो वो लगा देते हैं संधि विच्छेद करते समय, इसलिए आयोग वाह हो जाता है। ठीक, मैंने बताया अंग आह क्या है? आयोग वाह है। ठीक, अगला है कि छा जो छतरी वाला छा है, ध्वनि का उच्चारण क्या है। तो याद रखना छा का उच्चारण है तालब, यानी कि आपकी जीभ जो है आपके तलुओं से लगे। ठीक, छा छा बोलते समय जीभ ऊपर टच होती है ना, छा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है आपको बताना। ये षटकोण वाला सा संयुक्त व्यंजन नहीं, बाकी ये भी है। का धन अभी ने देखा सा से है। ये त्रा है यानी कि ता धन रा इससे बनता है, यानी संयुक्त है बहुत सारे लेटरों से। जा भी है, जा धन इया से बनता है, ये भी संयुक्त है लेकिन सा नहीं है। ठीक है, अगला है कि तालब व्यंजन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा चाछा जाझा ये तालब्य व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? तो तलुओं से बोले जाते हैं। किससे? तलुओं से, जिसमें जीभ तालब्य से टकराती है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, उच्चारण के स्थान पे शब्दों को क्या बोलते हैं, जैसे कंठ तालब्य मूर्धन्य ओष्ठ कंठ होती है सब, है ना। अगला है कि यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है। तो यारा लावा जो है ना अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ। यारा लावा कौन से? अंतस्थ। ठीक, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। किससे होता है? अगर नासिक की बोलता ना तो केवल नाक से निकली हुई ध्वनि है, लेकिन अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह दोनों के उपयोग से निकली हुई ध्वनियाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो याद रखना जो नाक और मुंह से दोनों निकली हुई ध्वनियाँ जो होती हैं वो अनुनासिक होते हैं। कहने का मतलब हर वर्ग के पंचमा अक्षर। कौन से? पंचमा अक्षर का। पंचमा अक्षर का मतलब समझना, जैसे मान लो का वर्ग है तो का वर्ग में क्या क्या आता है? का खा गा घा अंगा। तो पंचमा अक्षर क्या है? अंगा है। क्या है? अंगा। इसी तरह से चा वर्ग में देखोगे इया है पंचमा अक्षर। इसी टा वर्ग में अणा है, अणा अंगा इया, ये सब क्या है? अनुनासिक हैं, जिसमें आप नाक भी यूज करते हो और साथ में क्या यूज करते हैं? मुंह भी। ठीक, चलो ये पंचमा अक्षर होते हैं अनुनासिक। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अभी बताया 11 है। अंग आह को आयोग वाह मानते हैं, उनको हटा दो 10 होते हैं, और साथ में एक ऋषि होता है री वाला, ये स्वर 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? कंठोष्ठ का मतलब जिसमें गला भी यूज हो और ओठ भी यूज हो। ओठ तो देखो ओष्ठ अगर बोलो तो ओ क्या है? ओष्ठ है, ओ औ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंठोष्ठ, कंठ को भी लगाओ और ओठ से भी बोलो तो ये होगा आपका क्या? कंठोष्ठ। लेकिन होगा कि और को जब आप बोल के देखो, जरा ट्राई करो और नोटिस करो, और में आप देखोगे तो आपका गला भी बोलेगा कंठ यानी ओ, और आपका मुंह जो है ना ओठ भी बन जाएगा ओ टाइप में, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। और बाकी ए जो है ए नहीं होगा, ए में ओठ नहीं बन रहा, का में भी नहीं बन रहा। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो याद रखना भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ध्वनि। देखो भाषा की सबसे बड़ी छोटी इकाई क्या? ध्वनि से शुरू होगा। होती वर्ण है लेकिन ध्वनि से शुरू होगा। तो अगर ध्वनि ऑप्शन में है तो सबसे पहले ध्वनि लगाओगे भाषा की इकाई। सबसे पहले ध्वनि होती है
फिर शब्द होता है, फिर शब्द से बनता है पद, पद से फिर वाक्य बनता है। क्या बनता है? ध्वनि, फिर शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य, पद, और पद से बड़ा वाक्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो याद रखना ला जो है ना पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक, प्रयत्न के आधार पर। ठीक, तो ये हमारा था वर्णमाला और उच्चारण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और इस वीडियो में हमने ये अपना एसएससी जीडी का क्लास नंबर 2 है हिंदी का, क्लास 3 कल आएगा आपका। ठीक है, और हर विषय का भी थोड़ी देर बाद में मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास नंबर 2 और 3 डाल दूंगा। सब आपको प्लेलिस्ट में बन जाएगा, पूरी तैयारी कराऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हुए हो और जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।